गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। एपीएन डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में हम क्लास 8 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस में हमारा कौन सा लेसन स्टार्ट हो गया था? साइंस में हमारा 12वां लेसन स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। और उसमें ये 12वां लेसन कौन सा है? घर्षण, है ना। 12वां लेसन कौन सा है? घर्षण। तो घर्षण क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। तो घर्षण क्या है? दो सतहों के बीच में लगने वाला जो बल रहता है वो क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। दो सतहों के बीच में लगने वाला जो बल रहता है वो क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। अब घर्षण बल हमेशा गति के विरोध में कार्य करता है ना। घर्षण बल क्या है? हमेशा गति के विरोध में कार्य करता है। ये हम देख चुके हैं पहले कि घर्षण क्या है। घर्षण बल हमेशा गति के विरोध में कार्य करता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है ना, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो जो घर्षण बल रहता है वो क्या होता है? बाह्य बल के विपरीत में कार्य करता है ना। बाह्य बल के विपरीत, जैसे आपने देखा था कि पुस्तक है ना, बताया था मैंने, जब पुस्तक को हम बल लगाते हैं तो वो क्या करते हैं? आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाती है? उसकी गति जो है रुक जाती है। तो ये हमने देखा था कि घर्षण बल क्या है? हमेशा गति के विरोध में कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कार्य। घर्षण को प्रभावित करने वाले कार्य हम पढ़ेंगे। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्श करने वाले तत्वों को तलों का क्षेत्रफल, है ना। पहला क्या है? स्पर्श करने वाले तलों का क्षेत्रफल। फिर दूसरा स्पर्श करने वाले तलों जो की प्रकृति, उसका स्वभाव। तीसरा है वस्तु की गति तथा भार, है ना। तो स्पर्श करने वाले तलों का क्षेत्रफल, जैसे इसके लिए एक हम देखते हैं, यदि आप चिकने फर्श पर चलते हो, है ना, जब आप चिकने फर्श पर चलते हो तो क्या होगा? आपकी गति तेज नहीं रहेगी। आप यदि खुरदरे फर्श पर चलते हो तो आपकी गति तेज रहती है। इसी प्रकार यदि आप किसी गिलास को पकड़ते, चिकने गिलास को आप पकड़ते हो तो उसको आप अच्छे से फिर से पकड़ लोगे। यदि उस गिलास पर हम क्या करते हैं? तेल की परत चढ़ा देते हैं तो उसको पकड़ना आसान होगा? बताओ बच्चों, उसको पकड़ना आसान होगा? यदि कोई गिलास को, चिकना गिलास है कांच का, यदि हम उसको पकड़ते हैं तो हम उसको पकड़ लेते हैं। यदि उस गिलास पर हम तेल की परत चढ़ा देते हैं तो उस गिलास को हम आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। उस गिलास को क्या होता है? हम आसानी से नहीं पकड़ पाते। क्योंकि इस सतह पर न्यूनतम घर्षण होगा। जब तेल की परत चढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा? न्यूनतम घर्षण होगा। उसके कारण हम गिलास को पकड़ नहीं पाते। तो ये क्या है ना, स्पर्श करने वाले तलों का, है ना, स्पर्श करने वाले तलों का क्षेत्रफल। स्पर्श करने वाले जो तल है, मतलब घर्षण दो पृष्ठों के बीच में होता है। ये हमने देखा, दो पृष्ठ। एक क्या हो गया? हमारा हाथ हो गया, आपने आप गिलास पकड़ा तो एक हमारा हाथ जो है एक पृष्ठ हो गया, एक तल हो गया। और दूसरा गिलास की जो सतह है बाहर से हम पकड़ते हैं वो दूसरा पृष्ठ हो गया, है ना। तो यदि हम गिलास को, चिकने गिलास को हम पकड़ लेते हैं, यदि उस पर तेल की परत चढ़ा देते हैं तो गिलास को पकड़ना आसान नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि उसका घर्षण क्या होता है? न्यूनतम होता है ना। तो खुरदरे में जो रहता है उसमें घर्षण अधिक होता है, जिसके कारण हम तेजी से चल पाते हैं। चिकने फर्श पर वो क्या होता है? उससे न्यूनतम होता है। पहला हमने ये देख लिया। दूसरा है स्पर्श करने वाले तलों की प्रकृति। स्पर्श करने वाले तलों की प्रकृति, है ना। तो इसके लिए आपके बुक में भी आपको दिया होगा एक, देखिए यहाँ पे, ये आपको यहाँ दिया है ये डायग्राम, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप में क्या है कि आपको क्या करना है? किसी चिकने फर्श या मेज, चिकना मेज होगा जो भी होगा, उसमें आपको अनंत तल बनाना है ना। कोई भी अनंत तल, समतल बनाइए और उस समतल पर हमें क्या करना है? ए बिंदु लेना है। ये ए बिंदु पर हम क्या करेंगे? चिन्ह पेन से निशान लगा देंगे। पेन से क्या करेंगे? निशान लगा देंगे, है ना। उस निशान के बाद हमें उसमें एक शैल, उस ए बिंदु से हम शैल को डालेंगे, है ना। उस बिंदु से जहाँ पे निशान लगाया वहाँ से शैल डालेंगे। शैल को जैसे ही आप डालोगे तो शैल फिसलता हुआ मेज पर चला जाएगा और कुछ दूरी पर जाके वो, मतलब चिकना फर्श मेज जैसा रहेगा, चिकना रहेगा, मतलब अनंत समतल रहेगा। तो उसमें जाते हुए क्या होगा? बहुत अधिक दूरी तक जाकर शैल क्या होगा? उसकी गति रुक जाती है। उसकी गति क्या होगी? रुक जाएगी। अब क्या करना है? पहले तो हमने ऐसे ही मतलब किया, अब इसमें हमको क्या करना है? एक चादर बिछा देनी है।
टेबल के ऊपर एक चादर बिछा देनी है और फिर से ए बिंदु पर जहाँ से पहले सेल को गिराया था उसी बिंदु से फिर से हमको सेल को गिराना है। तो क्या होगा, सेल ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। सेल क्या होगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। कुछ दूरी पर जाने के बाद क्या होगा, सेल की गति रुक जाती है ना। इसी प्रकार यदि आपने सेल में क्या करा कि रेगमाल लगा दिया, सेल में क्या किया आपने, रेगमाल लगा दिया, उसको करोगे तो उसकी गति क्या होगी, और कम हो जाएगी। उसकी गति क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। तो क्या होगा, इसका कारण क्या है, भिन्न भिन्न सतह पर उत्पन्न होने वाला घर्षण क्या होता है, अलग अलग होता है ना। जो विभिन्न सतहों पर होने वाला घर्षण क्या होता है, अलग अलग होता है। रेत की सतह पर चली गई दूरी सबसे कम होगी, है ना। रेत पर मतलब जो हमने रेत बिछाई, चादर बिछाने के बाद हमने क्या करा, रेत बिछाई, तो उस पर चलने वाली दूरी क्या होगी, सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि रेत की सतह पर घर्षण अधिक होगा, है ना। रेत की सतह पर घर्षण अधिक होगा, इस कारण उसकी दूरी कम होगी। तीसरा है वस्तु की गति तथा भार। वस्तु की गति तथा भार, तो ये आप लोगों ने बच्चों पहले देखा है ना। इसके पहले भी हम बल वाले में पढ़ गए कि आपने एक भारी बॉक्स है, उसको खिसकाने की आपने क्या करी, कोशिश करी, तो एक से क्या होगा, वो भार नहीं खिसकता है। एक से क्या होगा, वो भार नहीं खिसकता है। फिर हमने क्या करा था, दो अपने मित्र को बुला के उसको खिसकाया, तो उसमें क्या हो, बॉक्स में क्या होने लगा, गति होने लगी। बॉक्स में क्या होने लगा, गति होने लगी, है ना। तो क्या होता है कि उसमें गति होने के कारण बॉक्स में जो गति होती है, तो एक वो क्या होता है, जब ज़्यादा बल लगाया गया, ज़्यादा बल लगाया गया तो वो बॉक्स में गति होने लगी और बॉक्स क्या है, आगे सरकने लगा, है ना। आगे क्या हो गया, सरकने लगा। तो विराम अवस्था से किसी बॉक्स को, है ना, क्या है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को गति, मतलब आपने जब खिसकाया, अब यदि वो बॉक्स को दो जन ने खिसकाया तो गति कर रहा है, यदि हम उसमें और अधिक बल लगाएंगे तो बॉक्स अधिक तेजी से गति करेगा। तो ये क्या है, ये घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला हमने देखा स्पर्श करने वाला, चिकने फर्श पर हमने देख लिया। दूसरा हमने स्पर्श करने वाले तलों की उसकी प्रकृति क्या है, खुरदरी है कि चिकनी है, कैसी प्रकृति है, उस पर दूसरा है। तीसरा वस्तु की गति तथा भार, है ना। वस्तु मतलब वेट है, यदि उस पर बल लगाया जाता है तो विराम अवस्था से वो आगे बढ़ता नहीं है। यदि उसे और अधिक बल लगाया जाता है तो वो गति करता है, और गति करने वाली वस्तु पर अधिक बल लगाया जाता है तो वो अधिक गति करने लगता है। अब क्या है, घर्षण बलों के प्रकार, ठीक है ना। घर्षण, अब आपने यहाँ देखिए कि घर्षण उत्पन्न कैसे होता है ना। घर्षण उत्पन्न कैसे होता है, घर्षण क्या है, संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ। घर्षण दो मतलब दो सतहों के बीच में होता है, तो घर्षण क्या है, संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। किसके कारण होता है, दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण क्या होता है, घर्षण होता है। पृष्ठों की अनियमितताएं क्या होती हैं, बहुत सूक्ष्म कणों में रहती है। जो ये अनियमितताएं रहती हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों में रहती है, विद्यमान रहती है। जब यह पृष्ठ विपरीत दिशा में, जब यह पृष्ठ क्या है, ये जो तल है विपरीत दिशा में गति करता है तो क्या होता है, नियमितताएं क्या होती हैं, एक दूसरे में धंस जाती हैं। जो दो पृष्ठ रहते हैं जब गति, तो ये अनियमितताएं क्या होती हैं, एक दूसरे में धंस जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अंतःबंधन हो जाता। हम कहते हैं ये दोनों पृष्ठों में अंतःबंधन, मतलब एक दूसरे में धंस जाते हैं, तो इन दोनों में क्या होता है, अंतःबंधन हो जाता है। अब इस बंधनों को पार करने के लिए, जो ये अंतःबंधन हुआ है, इसको पार करने के लिए बल लगाया जाता है ना, बल लगाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। अब ये घर्षण बल क्या है, इसे घर्षण कहते हैं। तो जो खुरदरी सतह रहती है उसमें अनियमितताएं अधिक होने के कारण घर्षण अधिक होगा। जो खुरदरी या दूसरी सतह होती है उसमें अनियमितताएं अधिक होने के कारण क्या होगा, घर्षण अधिक होगा। लेकिन जो चिकनी सतह रहती हैं उसमें क्या होता है, अनियमितताएं कम होने के कारण कम घर्षण होता है ना। बच्चों समझ में आ गया कि जो चिकनी सतह रहती है उसमें अनियमितताएं कम होती है तो घर्षण कम होता है, और जो रुद्र या खुरदरी सतह रहती है उसमें अनियमितताएं अधिक होने के कारण घर्षण अधिक होता है।
अब हमको ये देखना है कि घर्षण कितने प्रकार का होते हैं, घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल। पहला क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है, जब किसी वस्तु पर मैंने बताया, जब बॉक्स है, बॉक्स को हम खिसकाते हैं तो क्या है, बॉक्स पर क्या होता है, बाह्य बल लगाते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती है, तो बल के जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थैतिक बल कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु पर, है ना, जैसे बॉक्स वाला उदाहरण मैंने दिया था कि हम उसमें बल लगाते हैं, धक्का देने की कोशिश करते हैं, भारी बॉक्स जाए तो वो क्या होता है, खिसकता नहीं, आगे सरकता नहीं है ना, आगे सरकता नहीं है, इसका मतलब वो गति नहीं करता है। तो क्या है, किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु जैसे बॉक्स पर बाह्य बल कार्य करता है, हमने बल लगाकर उसे धक्का दिया आगे करने के लिए, लेकिन वो अपने स्थान से खिसका नहीं, तो क्या है, किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती, उस वस्तु में गति नहीं होती है, तो बल के जो घर्षण बल कार्य करता है उस पर, है ना, बल के जो घर्षण बल पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरा क्या है, सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल, यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे गति करने लगती है। जब वस्तु गति करना शुरू करती है तो उसकी सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे सर्पी अथवा गतिज बल कहते हैं। अब जब हमने क्या किया, एक व्यक्ति से वो बॉक्स नहीं खिसका, हमने 2 व्यक्तियों के द्वारा ज़्यादा बल लगाया, ज़्यादा फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, वो बॉक्स क्या हुआ, आगे सरकने लगा, उसमें क्या होने लगी, गति होने लगी। तो जब उसमें धीरे धीरे फोर्स मतलब बल लगाया गया तो क्या हुआ, वह धीरे धीरे गति करने लगती है, बॉक्स आगे खिसकने लगता है, उसमें गति होने लगती है। तो गति करना जब शुरू कर दे तो उसकी सतहों पर बॉक्स और जो आपकी जिस पर बॉक्स और जैसे पृथ्वी, जमीन पर आप बॉक्स को खिसका रहे हो तो उसकी सतहों के मध्य, है ना, तो बॉक्स की निचली सतह और जमीन की जो सतह है उस पर जो घर्षण बल कार्य करता है ना, उसमें मतलब घर्षण बल के कारण ही क्या होगा, बॉक्स आगे खिसकेगा, तो उस पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम सर्पी घर्षण बल अथवा गतिज बल कहते हैं। तो बच्चों, आज आपने देखा कि क्या क्या देखा आपने, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और घर्षण बल के प्रकार हमने देखे। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आप क्या ना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए, है ना, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो इसको फिर से नहीं कराया जाएगा, इसलिए आपको इसको अपनी कॉपी में नोट भी करना है और पढ़ाई भी करना है। इसके आगे का हम फिर आगे देखेंगे।